गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है समास। समास किसे कहते हैं, समास कितने प्रकार के होते हैं और समास की परिभाषा क्या होती है, आज हम इसके बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे। सबसे पहले समास। समास क्या होता है? समास का अर्थ होता है संक्षेप में कहना, किसी भी बात को छोटे रूप में कहना अर्थात संक्षेप में कहना ही समास कहलाता है। दूसरे प्रकार से यदि इसकी परिभाषा देखी जाए तो दो या दो से अधिक पदों को आपस में जोड़ना समास कहलाता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि दो शब्दों से जोड़कर एक नया शब्द बनाया जाए, वह समास कहलाता है। तो ये तो हुई इसकी परिभाषा। जब हम समास को विग्रह करते हैं उसमें समस्त पद भी आता है, उसको हम आगे जानेंगे। समास में 6 प्रकार होते हैं समास के, जिसमें पहला प्रकार यहाँ पे दिखाई दे रहा है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है द्वंद्व समास और 6वें नंबर का है बहुव्रीहि समास। तो हम सबसे पहले अव्ययी भाव समास को यहाँ पर पहचानेंगे। अव्ययी भाव की पहचान क्या होती है? इसमें परिभाषा दी है जहाँ पर प्रथम पद वो होता है अव्यय होता है, जहाँ पहला पद अव्यय होता है और द्वितीय पद संज्ञावाचक होता है, वहाँ पर सब अव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे हम इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, यथाशक्ति। यथाशक्ति। अब जैसे हम शब्दों को भूल भी जाएं कि पहला पद प्रधान होता है या दूसरा पद प्रधान होता है, तो हम इसको टुकड़ों में विभाजित करके भी देख सकते हैं। इसको हमने टुकड़ों में विभाजित किया तो यहाँ पर पहला पद जो है वो छोटा है, यथा शक्ति बराबर शक्ति के अनुसार। इसका यदि हम विग्रह करेंगे तो यथा शक्ति शक्ति के अनुसार। इसको हमने विग्रह किया अर्थात दो टुकड़ों में तोड़ा तो यथा शक्ति, यहाँ पर 2 शब्द दिए हुए हैं और दूसरे में 3 शब्द दिए हुए हैं। तो जहाँ पर छोटा पद छोटा हो, जहाँ पर पहला पद छोटा हो, वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। यदि आप पहला पद दूसरा पद भूल भी जाते हैं तो हम इसको टुकड़ों में विभाजित करके समास को आसानी से समझ सकते हैं। इसी क्रम में प्रतिदिनम, प्रतिदिन, तो दिन दिन के प्रति, यहाँ पर दूसरा पद जो है विशेष माना जा रहा है, तो इसको भी हम टुकड़ों में तोड़कर देख सकते हैं। दूसरा हमारा जो है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में यहाँ पर तत्पुरुष समास को 6 विभक्तियों में विभाजित किया गया है। तत्पुरुष समास की ये परिभाषा होती है कि जिस समास में पूर्व पद द्वितीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति का होता है, जिस समास में पूर्व पद द्वितीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति का होता है अर्थात उत्तर पद प्रथमा विभक्ति का होता है, वहाँ तत्पुरुष समास होता है। जैसे शरणागत, यहाँ पर ध्यान देना, शरणागत, शरण को आया हुआ, इसको हम शरणागत बोलते हैं। दूसरा दिया है कृष्णम आश्रित, कृष्ण के आश्रित, किसी के आश्रित हो जाना। तो अव्ययी भाव समास में जो था पहला पद प्रधान था और यहाँ पर दूसरा पद प्रधान हो रहा है। क्यों? क्योंकि शरणागत, शरण को आया हुआ, तो जहाँ पर दूसरा पद प्रधान होता है वहाँ पर हमारा तत्पुरुष समास माना जाता है। तो ये उसकी द्वितीय विभक्ति हुई। अब हम तृतीय विभक्ति के बारे में बात करेंगे। इसमें पहला पद तृतीय विभक्ति का होता है जो और समास अवस्था में इसका लोप हो जाता है। जैसे मद रहित, जैसे मद रहित अर्थात मद से रहित, घमंड से दूर जो व्यक्ति होता है उसको मद रहित बोला जाता है। विद्याहीना, विद्या से हीन व्यक्ति,
विद्या से हीन व्यक्ति को विद्याहीन बोला जाता है। अब यहाँ पे हम चतुर्थी विभक्ति की बात करते हैं। इसमें जैसे आता है दान पात्र, तो दान का पात्र, यहाँ पे कौन सा शब्द अव्यय है? का के की, तो दानाय पात्र, दान के लिए पात्र। या संस्कृत में भी ये समास होते हैं और हिंदी में भी समास होते हैं, तो दोनों में जो होता है एक समान चीज़ होती है, उसमें अव्यय जो होते हैं उनका लोप होता है। जैसे दीन दानम, दीन मतलब गरीब और दाना मतलब दिया हुआ धन, तो गरीब के लिए दिया हुआ धन को दीन दानम बोलते हैं। तो दीन के लिए यहाँ पे एक शब्द आया है के लिए, तो यहाँ पर जो अव्यय शब्द है जो छुपा हुआ है, देखिए यहाँ पे दीन दानम, तो दीन मतलब गरीब, दाना माने दिया हुआ धन, गरीब के लिए दिया हुआ धन अर्थात दीन दान कहलाता है। तो यहाँ पर के लिए शब्द छुपा हुआ है। इन शब्दों के माध्यम से ही हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे कौन सी विभक्ति है, तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति है। आप संस्कृत में जाकर देखिए, कारक परिचय यदि आपने पढ़े होंगे तो वहाँ पर के लिए, में पर, काके की, से, द्वारा, से अलग, तो इन यदि कम कारक परिचय को आप ध्यान से देखा होगा तो इन अव्यय शब्दों का वहाँ पर विवरण दिया हुआ है। तो इन शब्दों के माध्यम से हम ये समझते हैं कि इसमें कौन सा समास है। पंचमी तत्पुरुष, जैसे इसमें दिया है पथभ्रष्ट, यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखें, उदाहरण देखें। पथ भ्रष्ट, पथ मतलब रास्ता, भ्रष्ट आने उससे हटा हुआ व्यक्ति, कोई रास्ते से अलग हो जाता है तो उस व्यक्ति को पथभ्रष्ट माना जाता है, मतलब रास्ते से अलग। तो यहाँ पे कौन सा शब्द आया है? से, तो से यहाँ पे आ जाए तो ये हमको समझना है, यहाँ पर पंचमी विभक्ति है। और इसकी हम एग्जाम्पल ले लेते, उदाहरण ले लेते हैं। वृक्षात पतिता, जैसे वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो वृक्ष से क्या हो रहा है? पत्ता अलग हो रहा है। तो अलग होने की जो प्रक्रिया है उसमें से जो शब्द आया हुआ है, उस से हम ये पहचानेंगे कि यहाँ पर पंचमी विभक्ति और तत्पुरुष समास है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। षष्ठी तत्पुरुष विभक्ति में क्या होता है? ईश्वरस्य भक्ता, जैसे ईश्वर का भक्त, जैसे हम उदाहरण लिखते हैं ईश्वर भक्त, तो यहाँ पे एक शब्द छुपा हुआ होगा जो आपको दिखाई नहीं दे रहा, परंतु उसकी आवश्यकता जरूर महसूस होती है। किसका? ईश्वर का भक्त, ईश्वर भक्त। दूसरा दिया है राजपुरुष, जैसे हम एक शब्द लिखते हैं राजपुरुष, यहाँ पे एक शब्द आता है राजपुरुष, तो इसका हम सद्धि विच्छेद करेंगे तो राज्ञा धन पुरुषा संस्कृत में भी होता है। और यदि इसको हम देखें तो इसमें क्या छुपा हुआ है? राजा का पुरुष, यहाँ पर का शब्द छुपा हुआ है, अर्थात यहाँ पर षष्ठी विभक्ति मानी जाएगी। अब हम बात करते हैं सप्तमी विभक्ति की। सप्तमी विभक्ति में जो है, जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जलमग्न, जलमग्न अर्थात जल में मग्न, जो जल में मग्न होता है, अर्थात जैसे हम मछली को ले सकते हैं, तो यहाँ पर मैं शब्द आया हुआ है और जहाँ पर मैं शब्द आता है वहाँ पर सप्तमी विभक्ति माना जाता है। अब इसी क्रम में जैसे सभा पंडित, एक शब्द आया है सभा पंडित, तो यहाँ पे क्या छुपा हुआ है? मैं, जैसे हम बोलेंगे सभा में पंडित, ना कि ये बोलेंगे कि सभा पंडित। तो जहाँ पर मैं शब्द छुपा हुआ है, अर्थात ये कौन सी विभक्ति में आता है? ये सप्तमी विभक्ति में आता है। मैं जो है कारक परिचय की आप तालिका में देखना कि मैं जो है वो सप्तमी विभक्ति में आता है, इसलिए यहाँ पर तत्पुरुष सप्तमी विभक्ति होगा। तो ये आज हमने तत्पुरुष समास को समझा। इसी क्रम में हम आगे दूसरा समास समझेंगे जिसका नाम है कर्मधारय तत्पुरुष। इसका वीडियो हम अगले पार्ट में बनाएंगे।